morning, everyone. एवरीवन, आवाज क्लियर है? एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay, just Mithil, are you there? मिथिल, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। अगर लेक्चर शुरू जब होगा तब शेयर स्क्रीन की वजह से मुझे कोई पार्टिसिपेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो दिखेगा नहीं, राइट? तो वेटिंग रूम अगर मैं ऑफ कर दूँ यहाँ से डायरेक्टली तो वो ऑटोमेटिकली एडमिट हो जाएगा, राइट? हाँ सर। सर वेट, आपको वो नोटिफिकेशन आते रहेगा अगर कोई ज्वाइन होगा तो। अगर कोई ज्वाइन होगा तो ओके ओके। हाँ सर, और फिर वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो वो लोग एंटर हो सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो अगर सेम मैं आपको को होस्ट बना दूँ और ये काम आज के लेक्चर के लिए फिलहाल आप करोगे तो चलेगा? हाँ सर, चलेगा। यस सर। ओके, ठीक। ओके, मिथिल जस्ट मुझे अब मेरे लिए स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन कर देना बस। यस सर। सर कर दिया मैंने। डन, ओके। तो एवरीवन जस्ट कंफर्म करो कि आपको स्क्रीन पर एक बैलेंस शीट लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। ओके, तो कल हम लोगों ने जो बैलेंस शीट डिस्कस किया था उसी बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने सिर्फ ओरली डिस्कस किए थे उनको हम लोग एक माइंड मैप्स के थ्रू देख लेते हैं। उसके बाद कंप्लीट फॉर्मेट जो हम लोगों को चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसे हम लोग देखेंगे, और अगर हो सके तो कुछ आइटम्स जो होंगे उन आइटम्स को क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में आने वाले दो अलग अलग हेडिंग्स, जैसे आप लोगों ने मुझे कहा था कल, एक लायबिलिटी साइड और दूसरी असेट साइड होती है। उसमें से फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इस हेडिंग्स के अंडर तीन मेन हेडिंग्स होता है, जिसे हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम लोगों ने कल डिस्कस करते वक्त बोरोड फंड्स कहा था, राइट? उसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉन करंट लायबिलिटीज कहेंगे, और तीसरी करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में आने वाले दो मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें से शेयर कैपिटल में आते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? और वही रिजर्व्स एंड सरप्लस में अगर हम लोग देखें तो पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या इस तरह के एनी अदर रिजर्व फंड्स वहां पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट? ये हुए शेयर होल्डर फंड के बारे में।
अगर हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आने वाली दो लाइबिलिटीज, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड दूसरी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर आने वाले जो डिबेंचर्स होते हैं या फिर बैंक लोन होते हैं, टर्म लोन्स होता है, जो हम लोगों ने बोरो किए हैं वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसमें सब क्लासिफिकेशन भी होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोगों को वो क्लासिफिकेशन नहीं दिखाया तो भी चलेगा, ठीक है। और तीसरा जो मेन हेडिंग लाइबिलिटीज एंड इक्विटी के अंडर आने वाला है वो है करंट लाइबिलिटीज, और जैसे कि आप लोगों ने कल कहे थे वही सारे हेडिंग्स यहाँ पर भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से। जैसे कि आपने कहा था क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये दोनों भी करंट लाइबिलिटीज है, लेकिन वो कहलाती है ट्रेड पेएबल्स, ठीक है, राइट। दूसरा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, उसी तरह से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एक साल के पहले, एक साल तक अगर हम लोगों ने कुछ बोरो किया है या फिर लोन लिया है तो उस पीरियड के लिए हम लोग उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहेंगे और उन्हें इस हेडिंग्स के अंडर लिखेंगे। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो हमारी करंट ईयर के लिए जो प्रोविजंस हम लोग करते हैं उन सभी प्रोविजंस को हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहलाते हैं, और वही हम लोग इसी हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट है अदर करंट लाइबिलिटीज। इन तीनों हेडिंग में जो लाइबिलिटीज नहीं आएंगी वो लाइबिलिटीज हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, अनक्लेम डिविडेंड होगा तो वो भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये हुए करंट लाइबिलिटीज के आइटम। अगर हम लोग असेट साइड में देखें तो असेट साइड में आप लोगों ने कहा था कि तीन अलग अलग हेडिंग्स आते हैं। तीन मेन हेडिंग्स कौन कौन से हैं? तो पहला नॉन करंट असेट्स। ये नॉन करंट असेट्स मतलब उसमें अंडर आता है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड एसेट के अंडर आने वाले टैंजिबल असेट्स और इंटैंजिबल असेट्स, ये दोनों सब हेडिंग्स मेन हेडिंग्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम लोग सोचें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आने वाले आइटम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे लिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के लिए लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज में कंसीडर होती थी, उसी तरह यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हम लोगों ने किसी को लोन दिया है या एडवांसेस दिए हैं तो वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट है वो है असेट साइड में आने वाला करंट असेट्स। करंट असेट में आने वाले डिफरेंट हेडिंग्स में पहला करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्रीज में आने वाले क्लोजिंग स्टॉक्स हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कौन कौन से स्टॉक होंगे? तो पहला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये सारे क्लोजिंग स्टॉक जब हमें ट्रायल बैलेंस में या फिर हमारे एडजस्टमेंट्स में दिए जाएंगे वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। रही बात ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आने वाले आइटम मतलब डेटर्स और बिल्स पेएबल, राइट, ये हमारी करंट असेट्स के आइटम है। साथ ही साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी यहाँ पर हम लोग करंट असेट के पॉइंट में अंडर रिकॉर्ड करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मतलब कौन कौन से आइटम्स होंगे? तो कैश से रिलेटेड जो कोई भी कैश की तरह ट्रीट किए जाने वाले आइटम्स होते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट आइटम जो है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, सेकंड लास्ट आइटम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जिस तरह से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हम लोगों ने अगर किसी को दिए होते हैं तो हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर वही पीरियड शॉर्ट टर्म होगा तो वो हम लोग करंट असेट के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। और जो सारी असेट करंट असेट्स इन सभी हेडिंग्स के अंडर नहीं रिकॉर्ड होती है वो करंट असेट हम लोग अदर करंट असेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट्स, या फिर इसके अलावा नॉर्मली जो हमारे नेक्स्ट आइटम्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे हम लोग इस हेडिंग्स के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है हमारे बैलेंस शीट में जो हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट सीखने वाले हैं उसके अंडर आने वाले सारे पॉइंट्स। आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है अभी? अगर हाँ तो हम लोग नेक्स्ट
पॉइंट जो हमारा फॉर्मेट है, मेन फॉर्मेट, उसकी ओर बढ़ेंगे। जस्ट कंफर्म। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है बैलेंस शीट का मेन वर्टिकल फॉर्मेट। बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है उससे रिलेटेड मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा ही, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ब्लैंक फॉर्मेट है जिसमें वर्टिकल बैलेंस शीट दी हुई है, जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड। जो नॉर्मल टाइटल हेडिंग्स में आते हैं वो सारे, ये पार्ट 1 होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और पार्ट 2 हमारा P&L अकाउंट होगा जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो कॉलम्स हैं वो कॉलम डिस्क्रिप्शन, नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट, ये अलग अलग आइटम्स हैं। इसमें से आने वाले प्रीवियस ईयर के लिए जो कॉलम है ये हमें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। इसे हम लोग ट्रीट करते वक्त इनर कॉलम और आउटर कॉलम इस तरह से ट्रीट करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट के फॉर्मेट देखा था, या फिर जो हमारे कंपोनेंट्स आइटम्स आते होंगे उसे देखे हैं, वही आइटम वर्टिकली यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। सबसे पहला हेडिंग जो टॉप पे आएगा, फर्स्ट रो पे आएगा, वो होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंडर आने वाले शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें से पहला शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके आगे हम लोगों ने नोट नंबर दी है। जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ये डिटेल्स इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स में वहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो नोट्स टू अकाउंट्स मतलब होगे क्या? तो नोट्स टू अकाउंट्स ये जनरली एक तरह के जर्नल अकाउंट्स होते हैं कि हर एक नोट के लिए हम लोग डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे आने वाले इंडिविजुअल आइटम हम लोग रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, और सारी टोटल जो होगी, अल्टीमेट टोटल जो होगी, उस अल्टीमेट टोटल को हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में यहाँ पर मेन फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करके देते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो नोट्स अकाउंट्स में शेयर कैपिटल के लिए अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा तो इक्विटी कैपिटल अगर हम लोगों का है 20,000 रुपीज और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारा 10,000 रुपीज। अगर हम लोगों ने ये रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर, तो जो टोटल 30,000 का कैपिटल होगा वो 30,000 का कैपिटल हमारे बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में नोट्स टू उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव नोट के सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक्सेल में मैंने फॉर्मूलाज वगैरह वो सब कुछ सेल अरेंज करके रखे थे, इसलिए वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स अकाउंट्स प्रिपेयर करके उन्हें फाइनलाइज करके फिर बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में अमाउंट्स लिखनी है। जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा उनके लिए हम लोग नोट्स अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है उनके लिए नोट्स अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में आने वाले शेयर कैपिटल मल्टीपल आइटम्स आ सकते हैं, इसलिए इनके लिए प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगेन मल्टीपल आइटम्स होंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके लिए भी नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इनसे रिलेटेड जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोई भी आइटम नहीं आता है, इसके लिए नोट टू अकाउंट यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ही नहीं है नंबर। ये सीरियली नंबर आगे चल के असेट्स के लिए, साथ ही साथ में आने वाले P&L आइटम्स के लिए भी कंटिन्यू होंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड में आने वाले 3 आइटम्स, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग एक के नीचे लिखेंगे। देन सेकेंड आइटम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट मतलब क्या? जब कहीं भी कंपनी कैपिटल रेज करती है तो कैपिटल रेज करते वक्त उनको वहाँ पे एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, अकाउंट मेंटेन करना होता है, जिसे हम लोग एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। जितने भी शेयर एप्लीकेशन आते हैं उन एप्लीकेशन के लिए जितनी मनी रिसीव्ड होती है उस अकाउंट में वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होती है। और अगर जिन एप्लीकेंट्स को वहाँ पे हम लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दी है, शेयर्स नहीं इशू किए, उनके पैसे हमें वापस लौटाने होते हैं। तो वो कितने होंगे वो हम लोग को इस हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड करने होते हैं।
ये जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आइटम नहीं आएगा। नेक्स्ट मैंने रीडिंग था नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें हम लोगों ने देखा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, राइट। तो ये सारी जो हमारी कैलकुलेशंस है ये हमारे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के साथ में आने वाला एक और आइटम है। डेफर्ड टैक्स जैसे ही क्वेश्चन में आता है हम लोग तब सीखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आएगा हेडिंग करंट लाइबिलिटीज के लिए, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जिनके लिए रेस्पेक्टिव नोट्स यहाँ पर हम लोग नंबर्स के साथ प्रिपेयर करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये चारों नोट हमारे लिए ज़रूरी थी। लेकिन आने वाली नेक्स्ट नोट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए नोट ज़रूरी नहीं होती, तो यहाँ पर जो नोट नंबर होंगे वो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट उसे चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इनमें आने वाले ट्रेड पेएबल्स, करंट लाइबिलिटीज, ये सारे आइटम हम लोग लिखेंगे। तो उसके बाद आएगा आइटम टोटल ए। टोटल ए में लिखते वक्त जो हमारे शेयर होल्डर फंड होंगे उन सब की टोटल, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट इनकी टोटल, देन अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज की टोटल और करंट लाइबिलिटीज की टोटल, इन सब की टोटल हमारे लिए होगी टोटल ए, दैट इज लाइबिलिटी साइड टोटल। और इन लाइबिलिटी साइड को टोटल को हम लोगों को टैली करना होता है असेट साइड की टोटल के साथ। और असेट साइड में आने वाले आइटम्स, पहला नॉन करंट असेट्स, जिसमें आती है फिक्स्ड असेट्स, राइट, और फिक्स्ड असेट, देन इन्वेस्टमेंट्स, और नेक्स्ट आते हैं हमारे करंट असेट्स, राइट। फिक्स्ड असेट के लिए हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो फिक्स असेट में आने वाले टैंजिबल, इनटैंजिबल असेट्स, ये दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैपिटल WIP और इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये दोनों भी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई आता है आगे कैलकुलेशंस में या क्वेश्चंस में तो मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आने वाले जो सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और अदर नॉन करंट असेट्स भी हम लोग यहाँ पर उसे रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, राइट। करंट असेट में आने वाले डिफरेंट आइटम्स, इन्हें हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। ये सारे आइटम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। एवरीवन, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो वर्टिकली होगा, ये वर्टिकल फॉर्मेट आप लोगों को PDF फाइल में, और जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो एक्सेल फाइल, ये दोनों भी मैं आपको ग्रुप में लेक्चर खत्म होने के बाद शेयर कर दूंगा, ताकि आप आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए उससे रिलेटेड फॉर्मेट्स ड्रॉ करके रेडी रखें। तो ये बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट सबको क्लियर कि मैं किस तरह से प्रिपेयर करना होगा? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट पॉइंट, P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट के लिए वर्टिकल फॉर्मेट के लिए जब हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रिपेयर करते तो सेल्स जो होता था तो वो सेल्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे, और डेबिट साइड में हम लोग सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे। उसे यहाँ पे उस तरह से कंसीडर ना करते हुए हम लोगों को जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट के लिए जो हेडिंग्स या कॉलम्स हैं वो हमारे सिमिलर रहेंगे बैलेंस शीट की तरह। डिस्क्रिप्शन, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, जिससे हम लोग इनर एंड आउटर कॉलम ट्रीट करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो हमारा सेल्स रेवेन्यू होगा, मेन सेल्स रेवेन्यू जो होगा उसे हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आप देख सकोगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो लास्ट नोट नंबर थी 19, उस 19 के बाद P&L के लिए कंटिन्यू नोट नंबर आया है 20, राइट। तो ये नोट नंबर रिकॉर्ड करते वक्त हम लोग P&L के लिए भी अलग नोट्स बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं इस तरह से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और आने वाले अलग अलग आइटम्स के लिए जहां पर रिक्वायर्ड होगा उनके लिए। ऐसा क्यों? तो नॉर्मली हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आने वाले कैलकुलेशंस, P&L के कैलकुलेशंस या P&L के आइटम्स उन्हीं हेडिंग्स के अंडर वहां पर ही अकाउंट्स में लिख देते थे, स्टेटमेंट्स में लिख देते थे। वर्टिकल फॉर्मेट के हिसाब से जो मेन फॉर्मेट्स होंगे उन मेन फॉर्मेट्स में आने वाले इंडिविजुअल आइटम के लिए डिफरेंट
अकाउंट या नोट्स वहाँ पे हम लोगों को प्रिपेयर करके शो करने ज़रूरी होते हैं। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो P&L में आने वाले आइटम्स सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स रेवेन्यू। साथ ही साथ में दूसरा आइटम होगा जो होगा अदर इनकम से रिलेटेड। ये अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कोई भी होंगे, ये सारे हमारे जितने भी सारे इनकम हमारे होंगे ये दोनों हेडिंग्स के अंडर रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा और किसी हेडिंग के अंडर नहीं रिकॉर्ड होंगे। इन दोनों को मिला के हमारे लिए बनेगा टोटल रेवेन्यू। इस टोटल रेवेन्यू में से हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो कोई भी हमारा COMC होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा, उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स आएंगे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ में परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हमारा स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल होगा, जिसे हम लोगों ने परचेज किया है, उस परचेज को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आइटम जो है वो हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। अब चेंजेस इन इन्वेंट्रीज मतलब क्या? जब हमारे पास में कोई ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के लिए, स्टॉक इन ट्रेड के लिए, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और साथ ही साथ WIP के लिए, रॉ मटेरियल या WIP के लिए जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक अगर होगा और हम लोग कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते होंगे, तो पूरे थ्रू आउट द पीरियड के लिए हम लोगों ने कितनी इन्वेंट्रीज यूज की है, कितनी वैल्यू की इन्वेंट्रीज यूज की है, वो अल्टीमेट अमाउंट यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। राइट, वो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज हम लोग यहाँ पर उसे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब क्या? जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे उनसे रिलेटेड जितने भी सारे एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग वेजेस सैलरी या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, इसके अलावा ऑफिस स्टाफ सैलरी, सेल्समैन कमीशन, या इसके अलावा जितने भी सारे हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, वो सारे कैंटीन एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होंगे वो हम लोग यहाँ पर इस हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर। नेक्स्ट आता है फाइनेंस एक्सपेंसेस। अब फाइनेंस एक्सपेंसेस मतलब क्या? जब हम लोग कहीं पर भी कोई कैपिटल या बोरो करते हैं या बोरोड कैपिटल जो होता है, उस बोरोड कैपिटल पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं, जैसे कि डिबेंचर होगा तो डिबेंचर्स के लिए अगर हम लोग कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ फाइनेंस एक्सपेंसेस के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। ये फाइनेंस एक्सपेंसेस हम लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस करके रिकॉर्ड करने हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब नॉर्मल जो हम लोग डेप्रिसिएशन असेट में से चार्ज करके लेस करते थे, असेट में से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन के इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट होता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। अब P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और वही एक्सपेंसेस के अंडर हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को डेप्रिसिएशन अलग करके दिखाना है। व्हाट इज मीन बाय अमोर्टाइजेशन? अगर हम लोग कोई गुडविल राइट ऑफ करते हैं, कोई इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ करते हैं, तो वो इंटेंजिबल असेट राइट ऑफ करने की जो कोई भी वैल्यूज होंगी वो भी हम लोग इसी हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी एक्सपेंसेस इन सभी हेडिंग के ऊपर से A से लेकर F तक के हेडिंग के अंडर नहीं क्लासीफाई होता है तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग अदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या फिर डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हम लोग अदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। ये पॉइंट नंबर A से लेकर G तक की सभी की टोटल जो होगी वो हमारी कहलाएगी टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब यहां से आगे फॉर्मेट एकदम सिंपल है। आपको याद क्या रखना है कि हमारे इनकम में से, हमारे रेवेन्यू में से हम लोग एक्सपेंसेस लेस करने वाले हैं और जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हमारा कौन सा होगा? तो एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, इनसे पहले का वो हमारा प्रॉफिट होगा। उसमें से
एक्सेप्शनल आइटम लेस कर देंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब ये एक्सेप्शनल आइटम कौन से होते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कौन से होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं आते हैं तो हम लोग को टोटल एक्सपेंसेस के बाद डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम लोगों ने लिख दिया इसी लाइन पे तो भी चलता है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल लेस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स मिलेगा, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, जिसमें से टैक्स लेस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर बचेगा हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस, जो हमारा प्रॉफिट करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उस करंट ईयर के प्रॉफिट में हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट P&L अकाउंट का उसमें ऐड कर देंगे, उसमें से कुछ अप्रोप्रिएशंस होंगे तो वो अप्रोप्रिएशंस करेंगे, और बाद में हमें ले भी बचेगा वो होगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, हम बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड के अंडर आने वाले P&L अकाउंट के हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट। P&L अकाउंट का करंट बैलेंस या टोटल बैलेंस हम लोग वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। आपको याद है क्या कि आप लोगों ने जब भी कभी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाया था तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट मिलता था वो नेट प्रॉफिट हम लोग कैपिटल के हेड के अंडर या कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी के अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर लिखते थे P&L अकाउंट के बैलेंसेस में, जिसमें ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था उसमें हम लोग करंट ईयर का ऐड करते हैं। आप सबको याद है एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो ये P&L अकाउंट का फॉर्मेट, ये स्टेटमेंट, ये फॉर्मेट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन पॉइंट नंबर 4 से लेकर ये 5, 6, 7 और 8 ये डिपेंड करते हैं क्वेश्चन में अगर आइटम होंगे तो, नहीं तो पॉइंट नंबर 5 को रिप्लेस कर देंगे हम लोग डायरेक्टली पॉइंट नंबर 9 से, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है, तो फॉर्मेट हमारा थोड़ा कम हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो चलता है। अब रही बात ये बैलेंस शीट, P&L और इनके सपोर्टिव नोट्स टू अकाउंट्स जो कि यहाँ पर है, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं कि हर एक के लिए, शेयर कैपिटल के लिए हो, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए हो, ये हमारे बैलेंस शीट के लिए अलग और हमारे इनकम स्टेटमेंट्स के लिए अलग, ऐसे सारे नोट्स टू अकाउंट्स हम लोगों को प्रिपेयर करने होते हैं। अब इन्हें फाइनल करते वक्त जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करेंगे, देन जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए आइटम्स होंगे उन आइटम्स को इन नोट्स टू अकाउंट के साथ कंपेयर करेंगे, उन्हें मार्क करके रख देंगे। एडजस्टमेंट्स होंगी उन एडजस्टमेंट्स को भी मार्क करेंगे, साथ ही साथ में जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, एक तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करो या फिर P&L अकाउंट प्रिपेयर करो या P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करो, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन तीनों के केसेस में हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक के बाद एक सारे आइटम्स हम लोग रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, एडजस्टमेंट के इफेक्ट देंगे। अगर वो ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट है तो सिंगल इफेक्ट आएगा, अगर वो आइटम एडजस्टमेंट से रिलेटेड आता है तो उसका 2 इफेक्ट हम लोग देंगे, और वो कहां पर देने हैं, कैसे देने हम लोग देखेंगे ही आगे। उसके बाद चेक करना है कि कोई इंफॉर्मेशन या कोई आइटम हमारा रह तो नहीं गया, जो हमारी हिडन एडजस्टमेंट है उसे भी कंसीडर हम लोग करेंगे। देन नोट्स अकाउंट जो होगा उसे फाइनलाइज करते वक्त सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट्स के लिए, इनकम स्टेटमेंट के लिए जो बैलेंसेस होंगे, नोट्स अकाउंट्स होंगे, उन्हें हम लोग फाइनलाइज करेंगे, उसे मेन इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। देन रिटेन्ड अर्निंग्स जो होंगी उन रिटेन्ड अर्निंग्स को हम लोग यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे। देन सेम ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की नोट्स टू अकाउंट्स के लिए भी हम लोग करेंगे। बैलेंस शीट की नोट्स टू अकाउंट जितनी भी होंगी उन्हें सबको फाइनलाइज करके बाद में हम लोग सारे बैलेंसेस जो होंगे वो मेन बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, और फाइनल स्टेप टोटल ए और टोटल बी जो बैलेंस शीट की होगी उसे हम लोग टैली करेंगे। ये हमारी ट्रीटमेंट होगी। कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ पर देख के रखे हैं जो हम लोग 11 से करते आ रहे हैं, अगर एडिशनल कोई एडजस्टमेंट्स आती हैं तो उन एडजस्टमेंट को हम लोग यहाँ पर इसी फॉर्मेट में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है,
सर लास्ट 10 मिनट नोटिफिकेशन आ रहा है, हाँ राइट राइट। अरे एक्चुअली इसे एक्सटेंड कैसे करना होता है? सर वो उसका आपको कुछ तो परचेज चार्जेस करना रहता है। पड़ेगा। हाँ ओके, तो बाकी लेक्चर्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? 40 मिनट्स में एंड हो सर, वो जाते हैं? शायद सोमाया की आईडी से है कुछ तो। सोमाया के आईडीज है? ओके ओके ओके। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं सोमाया आईडी से जो होगा उसे प्रिपेयर करता हूँ, वो आपको सेंड करता हूँ अपडेटेड। ठीक है, ये मैंने पर्सनल अकाउंट से किया था। ठीक है, तो अभी अगर 7 मिनट में लेक्चर खत्म होता है तो डोंट वरी, मैं आपको जो अभी हम लोग एक्सेल फाइल जो हम लोग सीख रहे हैं वो एक्सेल फाइल और पीडीएफ फाइल, ये पीडीएफ फाइल आपको स्क्रीन पर दिख रही है राइट? इसमें कंप्लीट फॉर्मेट दिया हुआ है, कंप्लीट इंटायर फॉर्मेट बैलेंस शीट के लिए कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो कंप्लीट डिटेल इंस्ट्रक्शंस भी इसके नीचे है। सेम पीएनएल के लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसे हम लोग पार्ट 2 कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं राइट? वो हम लोगों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद एडिशनली कुछ आइटम्स दिए हैं। ये आइटम्स आपको जो नोट्स टू अकाउंट्स हम लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, या फिर हमारे बैलेंस शीट या फिर हमारे पीएनएल अकाउंट की जो नोट्स हैं, उन नोट्स के हेडिंग के अंडर कौन से हेडिंग के अंडर उसे रिकॉर्ड करेंगे, वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल ये हमारे कौन से हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड हो सकता है? वेदर इट इज टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट और लायबिलिटी। इंटेंजिबल वेरी गुड। अगर हम लोग कैपिटल रिजर्व कंसीडर करते हैं तो ये कौन सा एसेट है? रिजर्व है, सरप्लस है, कैपिटल है, क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। वेरी गुड, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि व्हीकल्स है, तो व्हीकल्स कौन सा आइटम होगा? फिक्स्ड एसेट। वेरी गुड, फिक्स। टैंजिबल इंटैंजिबल? टैंजिबल। वेरी गुड। और साथ ही साथ में और एक एग्जांपल, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स कहां पर आएंगे? तो ये शेयर कैपिटल में से डिडक्ट होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। जो पहली नोट होगी शेयर कैपिटल, उसमें से वो हम लोग लेस करेंगे। तो सेम ट्रीटमेंट हम लोग की जो नोट्स टू अकाउंट्स होगी, ये नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोगों को ये ट्रीटमेंट्स दिखानी होती है कि पहले हम लोग यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखेंगे, उसमें से यहाँ लेस करेंगे कॉल्स इन अरियर्स, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डूइंग इट इन मेन फॉर्मेट। तो ये ट्रीटमेंट अभी फिलहाल के लिए इस जो हमारे पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल में आप लोगों को ये जो सारे आइटम्स है, 51 आइटम्स है, इन्हें घर पे क्लासीफाई करने का ट्राई करना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसे डिस्कस करेंगे। अगर कोई आइटम आपको नहीं क्लासीफाई करते आया है तो वो आप मुझे बताएंगे राइट, हम लोग उसे फाइनलाइज कर देंगे। और इसी के नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपके पास 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व करके रखे, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियोस यूट्यूब पे डाले हुए हैं। हम लोगों को सिलेबस थोड़ा आगे लेके जाने के लिए मैं वो वीडियोस भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एनीवन अभी तक किसी को डाउट, कुछ पूछना है? नो सर। एवरीवन? नो सर। ओके, अब मुझे बताओ कि ये फॉर्मेट आप लोगों ने पहले देखा है कभी?